पीवाईक्यू सीरीज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। यार केमिकल बॉन्डिंग अपन अकेला डिस्कस नहीं करने वाले हैं आज, उसके साथ अपन एस ब्लॉक भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं कि बाबा जी जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से ही आपका आधा एस ब्लॉक, आधा पी ब्लॉक और डी एंड एफ पूरा खत्म कर देते हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे मेनली केमिकल बॉन्डिंग एंड एस ब्लॉक। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। आज अपन डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड एस ब्लॉक कि यार केमिकल बॉन्डिंग से जनवरी अटेम्प्ट में किस तरह के सवाल आए हैं, ठीक है। एस ब्लॉक से हमसे किस तरह के जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसे आज अपन डिस्कस करेंगे। आप जानते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यार। अगर आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आती है तो आप आधे से ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी रफ्तार के साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं भाई केमिकल बॉन्डिंग या एस ब्लॉक के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस। केमिकल बॉन्डिंग से सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाता है यार 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में, सुबह सवेरे की जब शिफ्ट हुई थी तो एक क्वेश्चन हमारा केमिकल बॉन्डिंग से देखा जाता था। क्वेश्चन को जिस तरह से था, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयोनिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज आयन डाइपोल, आयन आयन और डाइपोल डाइपोल। आपके पास ये हैं भाई, तीन हैं। आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताना है, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन को आपको यहां पर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। आपके पास तीन चीजें हैं, कौन कौन से? आयन आयन, आयन डाइपोल एंड डाइपोल डाइपोल। इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के टर्म में आपको अरेंज करना है। इसको अरेंज करना तो बड़ा आसान है। आप जानते हो आयन आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा होगा? काम कर रहा होगा। यहां पर अगर बात करें आयन डाइपोल तो यहां पर भी कुछ ना कुछ आयनिक स्ट्रेंथ तो होगी भाई, आयनिक बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम बनने वाला है। आप जानते हो कि डाइपोल पर जो चार्ज होता है भाई वो तो क्या होता है? कम होता है ना, वो तो कम होता है। अगर वो कम होगा तो आयनिक स्ट्रेंथ भी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। और यहां पर बात करें डाइपोल डाइपोल, इनमें तो बहुत कम चार्ज होता है, मतलब आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंटर आयनिक इंट्रैक्शन लगेगा वो आयन आयन में लगेगा, फिर आयन डाइपोल और लास्ट में कौन आएगा? डाइपोल डाइपोल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डाइपोल डाइपोल में चार्ज कम है यार, और चार्ज कम है तो आयनिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। और वो कम होगा तो स्ट्रेंथ क्या आएगी? सबसे कम आने वाली है। तो ये ऑर्डर होने वाला है और ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है भाई। तो इतनी आसानी से अपन इस क्वेश्चन को बड़े रफ्तार के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास किस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारे पास आता है कुछ इस तरह से। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रेस्पेक्टिवली इज, ठीक है। हमें ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का बताना है कि पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है K2O में, K2O2 में और KO2 में कि क्या होने वाला है। ये बड़ा आसान है भाई, ठीक है। इसे निकालना तो यूं निकाल सकते हैं, किस तरह से? यहां देखो कि यहां पर आप जानते हो कि पोटेशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा मतलब इस पर कितने का चार्ज होगा? +1 का। और इस पर कितने का होगा? कि भाई एक पर +1 है, 2 पोटेशियम है मतलब +2 का चार्ज है, तो ऑक्सीजन पर -2 आने वाला है। यहां पर आप देखते हो पोटेशियम तो हमेशा +1 ही रहेगा क्योंकि ये ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है। अब यहां पर 2 यहां पर हमारे पास है, ठीक है। 2 पोटेशियम +2 का चार्ज है, ऑक्सीजन 2 है मतलब एक पर कितने का चार्ज आएगा? एक पर -1 का चार्ज आएगा। यहां पर अगर बात करें तो ये हमारे पोटेशियम पर +1 का चार्ज और एक ऑक्सीजन पर कितने का आएगा? -1/2 का चार्ज। तो इसे देखोगे तो ये बेसिकली क्या है आपका? ये ऑक्साइड है, ये आपका ऑक्साइड है। यहां देख रहे हैं ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज आ रहा है मतलब ये क्या है? हमारा परऑक्साइड है। और ये हमारा KO2 ऑक्सीजन पर -1/2 का चार्ज आ रहा है, ये हमारा क्या होने वाला है? सुपर ऑक्साइड होने वाला है। ये हमारा
सुपर ऑक्साइड होने वाला है। अब हमसे पूछा था कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा भाई, इसमें भी +1 है, इसमें भी +1 है और इसमें भी क्या है +1 रहने वाला है। तो इसका तो भाई पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो +1 +1 +1, जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे मतलब बहुत चिंटू सवाल आते हैं भाई, ठीक है, और चिंटू सवाल आएंगे तो रफ्तार से खेल सकते हो तुम, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आए हैं भाई 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में केमिकल बॉन्डिंग से इस तरह के सवाल देखे गए थे भाई। अब बात करते हैं कि 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग से किस तरह के 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में केमिकल बॉन्डिंग से हमारे पास 2 सवाल थे यार। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Cn- आर, ठीक है। 3 डायामैग्नेटिक पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज 2.5 पैरामैग्नेटिक, थर्ड ऑप्शन 3 पैरामैग्नेटिक, फोर्थ 2.5 डायामैग्नेटिक। ये आपको बताना है कि भाई इनका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। आप जानते हो Cn- आपके पास है, Cn- है मतलब कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, πpx, πpy, σpz, πpx, πpy, σ*pz। अब आपको 14 इलेक्ट्रॉन बनने, चलिए भरते हैं कि आपका पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, सेवंथ इलेक्ट्रॉन, एट्थ इलेक्ट्रॉन, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन, 10th इलेक्ट्रॉन, 11th इलेक्ट्रॉन, 12th इलेक्ट्रॉन, 13th और ये 14th इलेक्ट्रॉन आपका चला गया। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर बात करें हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, आपके 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं और 4 यहां पर हैं और 2 यहां पर हैं, तो टोटल कितने हो गए 2, 4, 6, 8 और 10। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 और 4, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा 10 - 4 6, हाफ इंटू 6 दैट इज 3। आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलने वाला है, 3 निकलने वाला है। और यहां पर अब जब आप गौर से देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं दिख रहा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब ये क्या होने वाला है, डायामैग्नेटिक होने वाला है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होने वाला है और ये क्या होने वाला है, डायामैग्नेटिक नेचर का होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, एब्सेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, तो इसलिए ये डायामैग्नेटिक नेचर का हुआ। और इनके साथ तो खेल सकते हो ना, आपको पैसे पता होता है डायरेक्ट कैलकुलेशन कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन हैं तो इवन नंबर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। एक्सेप्ट 10 और 16 को छोड़कर वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। और 14 का तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे और इससे भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें थी आपके साथ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किस तरह का पूछा था। यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड से, जो अपन केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा था भाई। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था, अमंग द स्टेटमेंट A to D द करेक्ट वंस आर। पहला स्टेटमेंट आपको गिवन था, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड गिव डाइऑक्सीजन। सेकंड ऑप्शन है लाइक हाइड्रोजन परऑक्साइड कंपाउंड सच एज KClO3, PbNO3 का होल ट्वाइस एंड NaNO3 व्हेन हीटेड लिबरेट डाइऑक्सीजन। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास था, 2-ethyl एंथ्राक्विनोन इज यूजफुल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। डी स्टेटमेंट आपके पास था कि हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परबोरेट। अब इन स्टेटमेंट को एक एक करके देखेंगे, ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हैं भाई, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार आपसे कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के डायरेक्ट स्टेटमेंट वो पुट करता है और आपसे पूछता है कि ये सही है कि नहीं है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होती है वो तो लगा के निकल जाता है और जिसने नहीं पढ़ी वो थोड़ा सा सोचता है। अब उन स्टेटमेंट को अपन सही करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड गिव डाइऑक्सीजन। ये तो तुमने सॉल्यूशन में भी पढ़ा होता है कि H2O2 है, उसका डिकम्पोजिशन करोगे तो H2O और हाफ O2 में टूटेगा। सिंपल सी बात है कि वो डाइऑक्सीजन देने वाला है, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है भाई। सेकंड स्टेटमेंट देखो कि लाइक हाइड्रोजन परऑक्साइड कंपाउंड सच एज KClO3, PbNO3 का होल ट्वाइस एंड NaNO3
KClO3 when heated liberate डाइऑक्सीजन। जब आप KClO3 को हीट करोगे, डिकम्पोज करोगे, तो वो डिकम्पोज होगा KCl एंड O2 गैस में, तो ये भी डाइऑक्सीजन गैस को लिबरेट करेगा। PbNO3 का होल ट्वाइस को अगर हीट करोगे, डिकम्पोज करोगे, तो वो ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा PbONO2 और ऑक्सीजन गैस में, मतलब ये भी ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहा है। और थर्ड है आपके पास NaNO3 को डिकम्पोज करोगे, हीट करोगे, तो वो डिकम्पोज होगा NaNO2 और O2 में, तो ये भी O2 गैस रिलीज कर रहा है, ये भी O2 गैस रिलीज कर रहा है, ये भी O2 गैस रिलीज कर रहा है, एज जैसा H2O2 कर रहा था भाई। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है 2-ethyl एंथ्राक्विनोन इज यूजफुल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप जानते हैं कि जो 2-ethyl एंथ्राक्विनोन है, जब आप उसे क्या करते हो भाई, जब आप उसे एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो यार, एयर के प्रेजेंस में और रिडक्शन करवाते हो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन प्लैटिनम के साथ, तो ये कन्वर्ट होता है 2-ethyl क्विनिनॉन में और आपका H2O2 फॉर्म होता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है भाई। और फोर्थ स्टेटमेंट को देखो, डी स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परबोरेट। क्या यूज होता है, क्या देखते हैं भाई, कि आप क्या करते हो, जब H3BO3 बोरिक एसिड को NaOH के प्रेजेंस में H2O2 के साथ रिएक्ट कराते हो, तो आपका फॉर्म होता है भाई सोडियम परबोरेट। ये क्या है, आपका सोडियम परबोरेट है, ये फॉर्म होता है, ठीक है, और आपका H2O फॉर्म होता है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आप यूज करते हो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परबोरेट। मतलब ये जो चार स्टेटमेंट है वो सारे के सारे क्या है, करेक्ट हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। A, B, C एंड D ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा था, ठीक है, जैसे ये पता था वही खेल सकता था, और जैसे पता नहीं था वो या तो गलत करके आता या छोड़ा आता भाई, ठीक है, क्योंकि NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। NCERT में जो चीज़ देखे रखी है अब वो वहां से स्टेटमेंट उठा रहा है, तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि NCERT पढ़ो। NCERT पढ़ोगे तो क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो। NCERT यहाँ पर बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किस तरह के पूछे थे केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है यार हमारे पास 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द प्रीडोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट लिक्विड आर। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंडन डिप्रेशन फोर्स, सेकंड ऑप्शन इज डाइपोल डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थर्ड इज लंडन dispersion and dipole dipole, and fourth option is London dispersion, dipole dipole and hydrogen bonding। अब इथाइल एसीटेट के स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा देखो यार। इथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह से, अगर आप इसका डाइपोल मूवमेंट देखोगे तो इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है। अगर इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है मतलब ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है यार। पोलर मॉलिक्यूल है मतलब इनके बीच में जो इंट्रैक्शन लगेगा डाइपोल डाइपोल, ये इथाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कौन सा लगने वाला है, एक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन लगने वाला है। दूसरी अगर बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है यार, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती है। तो जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले ऑप्शन है वो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, मतलब पहला ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन कट चुका है, आपका फोर्थ ऑप्शन कट चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कोई चांसेस यहां पर देख नहीं रहे हैं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज लंडन डिप्रेशन एंड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ये आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि इथाइल एसीटेट आपका क्या है भाई, पोलर मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं, और डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो यहां पर आपका जो इंट्रैक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन यहां पर लगने वाला है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किस तरह का आया था। 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में यार हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारे पास कुछ इस तरह से था, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन atom in S2O8-2 and number of bond between sulfur and sulfur atom in rhombic sulfur respectively are. First option is 4 and 8, second option is 4 and 6, third option is 8 and 8 and fourth option is 8 and 6। सबसे पहले इन दोनों का अपन स्ट्रक्चर देखते हैं कि S2O8-2 का स्ट्रक्चर क्या होगा। S2O8-2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होने वाला है यहाँ पर,
ठीक है। अब यहां पर अपन को सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ढूंढना है, तो एक बॉन्ड तो ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, तीसरा बॉन्ड ये रहा और चौथा बॉन्ड ये रहा। अब यहां पर देखें, फिफ्थ बॉन्ड ये है, सिक्स्थ बॉन्ड ये है, सेवंथ बॉन्ड ये और एट बॉन्ड ये। तो यहां पर तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 8 बॉन्ड हैं भाई, S2O8-2 में। और एसेट रोम्बिक सल्फर क्राउन शेप जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। और अपन को सल्फर सल्फर के बीच में यहां पर बॉन्ड ढूंढने हैं, तो कितने बॉन्ड होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पर भी हमारे पास 8 बॉन्ड हैं सल्फर सल्फर के बीच में, और यहां पर 8 बॉन्ड हैं सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। क्योंकि यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर हमें ढूंढना था कि सल्फर ऑक्सीजन में कितने हैं, कि भाई यहां पर तो 8 हैं, यहां पर कितने हैं, यहां पर भी 8 हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होने वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था केमिकल बॉन्डिंग से। अब बात करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आ रहा है। आप देख रहे हो एक चीज की यार, केमिकल बॉन्डिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रख रहा है। 2 या 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में अब आप जब आगे आगे सॉल्व करेंगे अपन को पता चलेगा कि हर एक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन यहां से हैं, और यहां से अगर 2 या 3 क्वेश्चन है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। और एनसीईआरटी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो किस तरह का आया था। 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था वो कुछ इस तरह से था। व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 393 केल्विन इट फॉर्म, फर्स्ट ऑप्शन इज डेड बर्न प्लास्टर, सेकंड ऑप्शन इज एनहाइड्रस CaSO4, थर्ड ऑप्शन इज CaSO4.5H2O एंड फोर्थ ऑप्शन इज CaSO4.0.5H2O। अब यहां पर आप जिप्सम तो जानते हो कि जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। जिप्सम को जब आप हीट करते हो 393 केल्विन पर जब आप उसे हीट करोगे तो वो क्या फॉर्म करता है, CaSO4.5H2O, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस में वो डिकम्पोज होता है, याद रखना है। तो यहां पर जिप्सम को आप हीट करोगे 393 केल्विन पर तो आपको क्या मिलने वाला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज CaSO4.5H2O, और हाफ की जगह 0.5 भी यूज कर सकते हो, ये तो कॉमन सेंस है ना यार, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या होने वाला है, आपका करेक्ट होने वाला है। तो बेसिकली ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एस ब्लॉक, लेकिन अपन इसे केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ लेते हैं, तो अपन यहां पर सॉल्व कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन था 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे हमारे पास क्या थे कि केमिकल बॉन्डिंग से, और बहुत बहुत एक्यूरेट क्वेश्चन थे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, बहुत कॉमन क्वेश्चन थे जो हर साल पूछे जाते हैं। आपको इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्त, जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना आसान होने वाला है आपके लिए। तो ये आज अपन ने बात कर ली है कि 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट तक किस तरह के क्वेश्चन आए थे केमिकल बॉन्डिंग एंड एस ब्लॉक से। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि जो जनवरी अटेम्प्ट के बचे हुए क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग से वो किस तरह के आए थे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।